अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास लास्ट टाइम हमारा टॉपिक जो था उसमें आप लोगों ने ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बारे में जो आप लोगों को बताया गया था उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आप लोगों ने समझ लिया। आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे सामने आज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को आज। सबसे पहले बेटा इसके इंट्रोडक्शन पे बात आएगी। एक साइंटिस्ट का नाम आपको आर्हीनियस यहाँ पे दिया जा रहा है। आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ हमें बताते हैं कि जी एसिड और बेसिस जो होते हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। उनकी लिमिटेशंस सिर्फ और सिर्फ क्या है हमें मालूम है, ये हम टॉपिक्स में डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक हो गया कि जी जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है उसमें हमें मालूम है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोवाइड करता है एसिड, और इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन बेस प्रोवाइड करता है। जबकि हमें ब्रॉन्स्टेड लॉरी में बताया गया कि जो बेस होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन जो है वो आमतौर पे हम देखते हैं प्रोटॉन जो है डोनेट करने वाली सलाहियत होती है एसिड की, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है एक बेस। ठीक है, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कॉन्सेप्ट के अलावा, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अलावा वो एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें जी एन लीविस के नाम से एक साइंटिस्ट हैं, उसने 1923 में अपना कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया, और इसमें ज़्यादा जो है वो एडवांस्ड जो है वो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया एसिड और बेसिस की। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया गया कि वो इस बिहेवियर के साथ जो है वो एसिड और बेस के तौर पे अपने आप को ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन एसिड के लिए क्या होगी। इसमें एसिड कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस है जिसका काम सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करना होता है, उसने एक्सेप्ट करना होता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर जो भी कोई सब्सटेंस एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर कोई एक आयन या कोई एक मॉलिक्यूल ले सकता है तो वो एसिड हम आमतौर पे डिक्लेयर कर देते हैं उसको। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लेता है कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल, तो वो एक एसिड के तौर पे बिहेव करता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एसिड की डेफिनेशन है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद एक चीज़ आती है बेस के बारे में कि बेस क्या है कि जी बेस वो एक सब्सटेंस है, आप बेस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बेस के बारे में, लेकिन एसिड की जब आप डेफिनेशन लिख लें तो उसमें एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। इसमें आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। BF3 एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसमें H+ हाइड्रोजन आयन लिख सकते हैं, सोडियम आयन लिख सकते हैं, AlCl3 ये मॉलिक्यूल भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एसिड के लिए एग्जाम्पल्स शामिल हो जाएंगे इसमें। इसके बाद आते हैं बेस के लिए। बेस क्या होगा, बेस वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है। ठीक हो गया, ऐसे सब्सटेंस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बेस। ठीक हो गया, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल की हेडिंग में आप ऐड कर सकते हैं इसमें अमोनिया, फ्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, अल्कोहल। ठीक है, ये आप इसमें बेस के लिए ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये बेस की डेफिनेशन और एसिड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद आते हैं ये एग्जांपल के ऊपर कि रिएक्शन के दौरान कैसे प्रोसेसिंग होती है और क्या होता है। यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को याद होगी 9th के अंदर चैप्टर 4 में आपने पढ़ी होगी, और वो था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक। सेम यही एग्जांपल यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये एग्जांपल वही है जो आपने 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप जो किया गया वो लीविस का कॉन्सेप्ट है। वो क्या डेवलप किया जा रहा है कि जी एक मॉलिक्यूल है BF3, उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है, बोरॉन सेंट्रल एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अमोनिया जो है उसके पास सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर पड़ा हुआ है। अब ब्रोन ट्राइफ्लोराइड जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन का पेयर अमोनिया जो है वो प्रोवाइड कर देता है या दे देता है, और उसका नतीजा क्या निकलता है, ये होता है कि ये बॉन्ड बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। देखना ये सेम ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब आते हैं कि इसके बारे में हमें मालूम है पहले से ही कि जी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है। एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं, एक और एग्जांपल की तरफ बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखें, ये हाइड्रोजन आयन है और एक अमोनिया मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है।
और ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, आगे जाके डोनेट कर दिया जाएगा। किसको किया जाएगा? हाइड्रोजन आयन को। ठीक हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन आपको मालूम है कि उसमें डुप्लेट रूल अप्लाई होता है और ऑक्टेट रूल जो है वो अमोनिया के लिए। तो बहरहाल ये बॉन्ड बन जाता है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने का नाम दे दिया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हमने इसको कह दिया। इसके बाद आप नीचे पैराग्राफ में एक हेडिंग दे सकते हैं एडक्ट की। क्या मतलब कि एडक्ट किसे कहते हैं? एडक्ट का मतलब क्या होता है? कहता है ये प्रोडक्ट बनती है लीविस कॉन्सेप्ट में एसिड बेस के रिएक्शन के दौरान उसको सिंगल प्रोडक्ट का नाम दिया गया, उसको प्रोडक्ट का नाम उसका एडक्ट रखा गया। ठीक हो गया। तो आगे आप इससे नेक्स्ट हेडिंग दे सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हेडिंग दे सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट होता है बेस की तरफ से, और एसिड की तरफ से इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या होता है? वो एक्सेप्ट होता है। तो ये कहता है एक रिएक्शन होता है, और इस दौरान कहता है क्या बनता है? इस दौरान एक कहता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है, और वो एक एडक्ट की वजह से होता है, एक एडक्ट की वजह से बनता है। यानी एडक्ट की प्रेजेंस की वजह से ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वजूद में आ जाता है। तो ऐसा रिएक्शन कहता है क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना सारे? यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जी एडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस होना, यही इलामत है कि वो बेसिकली बॉन्ड बनना ही, जो प्रेजेंस है बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, वो असल में ही क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाती है इस रिएक्शन के लिए। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात आती है, कैरेक्टरिस्टिक पे बात आती है लीविस एसिड के। जो लीविस के कॉन्सेप्ट में जो एसिड के तौर पे सब्सटेंसेस बिहेव करते हैं, उनमें वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, वो क्या करेक्टर्स हैं उनकी, वो यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं। तो कहता है कि एसिड जो होते हैं उनके पास अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है वो क्या होता है? एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है। ठीक है, तो एसिड्स के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है, हम सबको पता है, ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि अब जबकि बेसिस को क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर अब डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन आमतौर पे ज़्यादातर एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक में ये बात की जा रही है कि एसिड में होता ये है कि वो अनशेयर्ड जो उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक हो गया। तो जो एसिड बिहेव कर रहा है उसके पास एम्प्टी शेल है। एम्प्टी शेल का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है जो अपने आप को कंप्लीट कर सके या अपने आप को स्टेबल कर सके। तो इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए उसके पास एम्प्टी शेल है। ठीक हो गया। तो एक तो कह रहे हैं कि सेंट्रल एटम जो होता है एटम का, वो क्या रखता है? इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑर्बिट होता है उसका, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद नहीं होते, लेकिन बाद में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर आ जाती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इससे वो एसिड के तौर पर अपने आप को नुमाया कर लेता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद सेंट्रल एटम के पास एटम की इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक हो गया। आगे आते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे कह रहा है कि जी जिसमें मॉलिक्यूल्स जैसे समझ लें कि उनके सेंट्रल एटम, जिस तरह हमने ऊपर एग्जांपल में देखा BF3 है, BF3 में इलेक्ट्रॉन जो हैं बोरॉन के पास कम है। तो बोरॉन के पास कम होने की वजह से क्या है? वो एक एसिड है। ठीक हो गया। ये करैक्टर शो हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पर जो आप बना सकते हैं कि जी सेंट्रल एटम के पास, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है एसिड्स के लिए, जो एसिड की करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं जी मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इसमें एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, BF3 AlCl3 है और इसके बाद FeCl3 है। ये सेंट्रल एटम में इनमें कौन कौन से हैं? बोरॉन है, इसमें एलुमिनियम है, और तीसरे में आप देखें तो Fe आयरन है। ठीक है जी, ये सेंट्रल एटम है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उनको 2 पूरे करने के लिए किसी और से क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा ये काम उनको करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे चल के देखते हैं जी। इसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं सिंपल केटाइंस। पीछे हेडिंग आपने बनाई थी कि सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक हो गया। उसमें आप वो मॉलिक्यूल्स वाला हिस्सा भी ऐड कर लेंगे। मतलब ये कि आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे इसमें जी, ये देख रहे हैं आप इसमें, दिस इट इज़ एविडेंट दैट सब्सटेंस विच हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज
लीविस बेस, ठीक है जी। ये आप इसको बेसिक ना लिखिएगा इस जगह में। तो वो कहते हैं वाइल सब्सटेंस दैट विच हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ लीविस एसिड। ये आप ऐड करेंगे आप इसमें हेडिंग में सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट में, और उसकी वजह बताएंगे क्यों ऐसा बिहेव करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है उसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे आ जाते हैं, इसके नेक्स्ट जो है वो आगे फीचर पे आ जाते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स के अलावा जिनके पास सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, इसके अलावा कुछ और स्पीशी भी होती हैं जिनके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी को जो है वो अपने आप शो करती हैं, और वो सिंपल केटाइंस हैं। उन सिंपल केटाइंस में भी यही मामला आप लोग जानते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें कहता है कि केटाइंस जो हैं वो सारे के सारे शामिल हैं, और उनके पास इलेक्ट्रॉन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है केटाइंस हाइड्रोजन सिल्वर आइंस भी हैं, उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ठीक हो गया। तो यहाँ पर दो तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जो आइंस लिटिल टेंडेंसी रखते हैं एक, और जो आइंस ग्रेटर टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, वो आप दोनों तरह से मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीविस बेसिस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीविस बेसिस में आ जाए तो वो न्यूट्रल कहता है कि आपके पास सबसे पहले स्पीशीज़ हैं, न्यूट्रल स्पीशीज़ में मॉलिक्यूल्स हो गए जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। ठीक हो गया। आप यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे कि जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीविस बेस में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ जो हैं, इलेक्ट्रॉन के जिनके पास मौजूद होते हैं, तो आपके पास तो ये कहेगा जी, इसमें यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जी जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, वो डोनेट कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे अमोनिया की एग्जांपल ऐड हो जाती है, ये NH2 है, अमाइन है, ठीक है, इसमें आप ऐड ये कर सकते हैं। इस तरह ये अल्कोहल ग्रुप है जी, यहाँ पे ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर अवेलेबल है। इसके बाद आप यहाँ पे इसकी जो है वो तफसील लिखने के बाद एग्जांपल्स देने का लाजमी जो आपने काम करना है। उसके बाद आपने एक और चीज़ एनाइंस के बारे में लिखनी है। यहाँ पे एक और सेकंड आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक में, एनाइंस भी हमारे सामने, वो भी एसिड होंगे, बेस होंगे लीविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि उनके पास भी इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे साइनाइड भी है, क्लोराइड भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये लीविस के मुताबिक बेस हो गए। ठीक हो गया जी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा जिसमें हमने आज डिस्कस किया है अभी कि जी लीविस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। लीविस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। ठीक है जी, इसमें मज़ीद जो है कम बेशी जो है वो को दूर कर दिया गया, मज़ीद इसमें जो है एसिड और बेसिस के लिए जगह बना दी गई ताकि जो है कोई एसिड और बेस जो है वो कोई रह ना जाए। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ मैं आप लोगों को लेके, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हुई है, शुरू के पेज में डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें आप लोग, एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। जो पहला सवाल था वो भी आपको मैंने बता दिया, जो मैंने भी आपको करवाया है उस सवाल के बारे में हमने पढ़ा है, जो अभी लीविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक में लीविस के कॉन्सेप्ट के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। लीविस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ एसिड एंड बेस विद सूटेबल एग्जांपल्स, ये हमने लीविस के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पढ़ा है। और इसके बाद यहाँ पर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया, लीविस का कॉन्सेप्ट। तो ये लीविस का कॉन्सेप्ट हमने भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी, पहले स्टार्टिंग में रिएक्शन विद मेटल्स। आप जानते हैं एट मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड्स, तो क्या बनता है जी, आप लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनती है, सॉल्ट बनता है। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा, ये तो आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। ये बहुत सिंपल से रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आ जाएं नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे आके देखें, रिएक्शन विद बेस आप जानते हैं सॉल्ट वाटर बनता है। इस तरह रिएक्शन विद सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स है, इनके साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद रिएक्शन विद सल्फाइड्स हैं, वो भी आपके सामने है। तो इनके साथ जब भी रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आपके सामने मौजूद है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। इसके बाद एसिड के यूजेस आ जाएंगे, ये भी आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ये सारे यूजेस भी आप इजीली याद कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये तो आज का था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया, कंप्लीट डिस्कशन लेकर आए हैं लीविस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इसी तरह हमने आज कुछ प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन डिस्कस कर लिया एसिड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और यूजेस ऑफ एसिड्स का भी एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अच्छा, फिर कोई अगर आपको मसला हो तो ज़रूर पूछ लिया करें, ज़रूर जो है वो आप कॉन्सेप्ट को जो अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन किया करें। और अक्सर बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, तो 10th क्लास ख़ास तौर पर इस चीज़ को ज़रूर अहमियत दे। क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो कॉन्सेप्ट
नहीं समझ आया तो बेटा मुश्किल होगी आप लोगों को समझने में, तो कोशिश किया करें, क्वेश्चन पूछ लिया करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।